नमस्कार। मैं सुनीता ध्यानी आज आपको मुंशी प्रेमचंद की दो बैलों की कथा का सार बताऊंगी। इसमें मुंशी प्रेमचंद ने दो बैलों की कथा को बताया है और ये आपके गद्य खंड के भाग में आया है। गद्य खंड वह रूपरेखा है जो छंद, लय और तुकबंदी से मुक्त होती है। इसमें विचार प्रधान रचना होती है। कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, पत्र ये सब गद्य खंड में आते हैं। और मुंशी प्रेमचंद्र जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है और उनकी कहानियां भी बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसमें दो बैलों की कथा का प्रमुख स्थान है। प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित कहानी दो बैलों की कथा हिंदी साहित्य में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का अद्वितीय उदाहरण है। प्रेमचंद्र जी का इस कहानी में हीरा और मोती नामक दो बैलों की यात्रा का वर्णन है, जिसमें उनके मालिक का नाम झूरी है। इस चीज को आप भूलना मत, मालिक का नाम झूरी है और वे अपने मालिक से बहुत ही प्यार करते हैं। झूरी ने भी उन्हें बहुत प्यार से पाला है। यह कहानी न केवल पशु जीवन के संघर्ष और संवेदनाओं को दर्शाती है, बल्कि मानव समाज के आचरण और दृष्टिकोण पर भी गहरा प्रभाव डालती है। कहानी में स्वतंत्रता, स्वाभिमान और संघर्ष की भावना को खूबसूरती से उकेरा गया है मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा। हीरा और मोती दो बैल हैं जो झुरी नामक किसान के हैं। दोनों बैल मेहनती और अपने काम के प्रति समर्पित हैं। उनकी जोड़ी अपने कार्य में इतनी निपुण है कि किसान उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता है। बहुत मेहनती हैं वो। दोनों बैलों में गहरी मित्रता है और वे एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेह रखते हैं। उनकी मूक भाषा में भी एक खास समझ और अपनापन झलकता है और उनकी जानवरों की भी अपनी भाषा होती है। एक बार झूरी हीरा और मोती को अपने ससुराल भेज देता है। दोनों बैलों को लगता है कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है, क्योंकि वो अपने मालिक से बहुत प्रेम करते थे। ससुराल में गया झूरी का साला, जो झूरी का साला था उसका नाम गया था, और गया के द्वारा बैलों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उनसे कठोर श्रम कराया जाता है और उन्हें खाना भी पर्याप्त नहीं दिया जाता है। झूरी उनकी बहुत देखभाल करता था और उन्हें बहुत प्यार करता था, उन्हें भरपूर खाना देता था, और गया ने उन्हें खाना नहीं दिया और उन्हें बहुत मेहनत कराई। इसके बावजूद दोनों बैल अपनी परिस्थितियों का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हैं। ससुराल में उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार से थक कर हीरा और मोती स्वतंत्रता की चाह में भागने का निर्णय लेते हैं। इससे भागने की योजना उनकी मित्रता और समझदारी को उजागर करती है। वे वहां से भागकर झूरी के यहाँ वापस आ जाते हैं और जिससे झूरी की पत्नी झूरी को सुनाती है कि ये बैल हैं ही ऐसे कामचोर हैं और काम नहीं करना चाहते, और मेरे भाई का इन्होंने कुछ काम नहीं किया, नाराज होती है। उन्हें पुनः झूरी की ससुराल भेज दिया जाता है। इस बार उन्हें बहुत ही मोटी रस्सी से बांध देता है गया, जिसे वे लाख चबाने पर भी तोड़ नहीं पाते। आप देखते हो गाय बहुत किसी चीज को वो करना होता है, कमजोर करना होता है, तो चबा चबा के उसको कमजोर कर देती है, तो तोड़ नहीं पाते हैं। अतः एक बालिका उस रस्सी को खोल देती है और हीरा और मोती को भाग जाने को कहती है। रास्ते में वे कई चुनौतियों का सामना करते हैं, जैसे कि भूख, प्यास, थकावट, लेकिन उनकी आत्मनिर्भरता और आपसी सहयोग उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वे रास्ता भटक जाते हैं और एक मटर के खेत में घुस जाते हैं। उनको बहुत भूख लगी थी और मटर के खेत में घुस जाते हैं, और भूखा होने के कारण वे मटर खाते हैं। उसी दौरान सामने से आ रहे एक सांड से उनका मुकाबला होता है और वे दोनों उस सांड को भगा देते हैं। और इसी बीच कुछ आदमियों द्वारा वे घेर लिए जाते हैं और वे लोग हीरा और मोती को कांजी हाउस, जहां फालतू घूम रहे जानवरों को रखा जाता है, उसको कांजी हाउस कहते हैं, में दे देते हैं। वहां उन्हें किसी भी तरह का चारा या भोजन नहीं दिया जाता है। लगभग एक सप्ताह तक वे भूखे रहते हैं जानवर, और वहां से भागने का प्रयत्न करते हैं। वे दोनों दीवार में सींग मार मार कर दीवार गिरा देते हैं। बैल बहुत ताकतवर होते हैं, जिससे अन्य कैद किए गए जानवर भाग जाते हैं, परंतु वे दोनों नहीं भागते हैं, क्योंकि मोती हीरा को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था। वो चाहता था कि अगर हम भागे तो दोनों साथ जाएं।
उसकी रस्सी खुल नहीं रही थी। तो वो मोती हीरा को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि हीरा के गले में रस्सी बंधी थी जिसे वे छुड़ा नहीं पा रहे थे। मोती हीरा को छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इसी बीच उन दोनों बैलों की नीलामी हो जाती है और उन दोनों को एक दड़ियल आदमी खरीद लेता है और उन्हें ले जाता है। रास्ते में वे वहां रास्ता दोनों को जाना पहचाना लगता है। जब वो ले जाता है दड़ियल उनको, तो वो रास्ता जाना पहचाना लगता है और वे रास्ता पहचानते हुए अपने घर की ओर मुड़ जाते हैं। और जूरी द्वार पर बैठा हुआ था, जो उनका मालिक था द्वार पर बैठा हुआ था। अचानक दोनों बैलों को देखकर वह उन्हें अपने गले से लगा लेता है और अंत में जूरी की पत्नी भी उन्हें माथे से चूम लेती है, क्योंकि उन्हें भी उनकी कमी लगती है और उनके बिना उनका काम नहीं चलता है, अधूरापन लगता है। तो वो अपने बैलों को पाके झूरी और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं। और ये इसका सारांश है। अब इसके प्रश्न उत्तर हैं, जो आप लोग देखिए। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? जो कांजी हाउस में उनको जानवरों को पकड़ के डाला गया था, आवारा पशुओं को डाला जाता है कांजी हाउस में। एक तरह से वो पशुओं की जेल होती है। तो हाजिरी क्यों ली जाती थी? इसका उत्तर है, काजी हौस एक प्रकार से पशुओं की जेल थी, उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुस करके फसलें नष्ट करते थे। अतः काजी हौस के मालिक का यह दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने न दे। इस कारण हर रोज उनकी हाजिरी लेनी पड़ती थी, अटेंडेंस लेनी पड़ती थी काजी हाउस के मालिक को। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? इसका उत्तर है, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। इधर बैलों की भी यही स्थिति थी। गया उन्हें दिन भर खेत में जोतता, मारता, पीटता, शाम को सूखा भूसा डाल देता। छोटी बच्ची महसूस कर रही थी कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है। उनके साथ अन्याय होता देखा उसे बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया और उसने छोटी बच्ची ने उनको खोल दिया। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। सरल, सीधा और अत्यधिक सहनशील होना पाप है। बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा कहा जाता है। जो इंसान जितना सीधा होता है उसको गधा कहा जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। आजादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आजादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। जब ये कहानी लिखी गई है बच्चों, उस समय देश आजाद नहीं था और मुंशी प्रेमचंद्र जी ने दो बैलों की कथा के माध्यम से हमें आजादी के महत्व को बताया है। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उनके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्छ प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? गधा, इसका उत्तर है, गधा सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। किसी को भी डांटना होता है तो उसको कहते हैं गधा है। यदि किसी को मूर्ख कहना होता है तो हम उसे गधा कह देते हैं। गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है, परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना है, क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता है। गाय, कुत्ता और बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर लेते हैं, काट लेते हैं, मार लेते हैं, लेकिन गधा ऐसा नहीं करता। गुणों के विषय में वो ऋषि मुनियों से कम नहीं है, तो इसलिए बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? इस प्रश्न का उत्तर है, इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी हैं जिसे पता चलता है कि मोती और हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। पहली घटना जो है, देखो ये सब ध्यान से पढ़ो। दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे।
तो यह कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरी साथी के कंधे पर न आकर के उसके अपने कंधे पर आए। दूसरी घटना है, गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा न गया। वह हल, रस्सी, जुआ, जूत सब लेकर भाग पड़ा। इससे हीरा का कष्ट देखा न गया, उसे बहुत बुरा लगा। तीसरी घटना है, जब मटर के खेत में मटर खा करके दोनों मस्त हो रहे थे तो वे सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया है, तो वह पीछे हट गया। उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक दिया। ठीक है। चौथी घटना है, जब उनके सामने विशाल काय सांड आ खड़ा हुआ तो उन्होंने योजना पूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। सांड पर एक चोट करता तो दूसरा उसकी देह में अपने नुकीले सींग चुभा देता। आखिरकार सांड बेदम होकर के गिर पड़ा। ये उनकी दोस्ती की मिसाल है। पांचवी घटना जो हुई है, मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया। हीरा उसे अकेला विपत्ति में देख करके वापस आ गया, वो भी मोती के साथ पकड़ा गया। अगर मोती जो है पकड़ा गया मोती, लेकिन हीरा अगर चाहता तो भाग जाता, लेकिन वो भागा नहीं और फिर उसी के साथ पकड़ा गया। छठी घटना है, कांजी हाउस में हीरा ने दीवार तोड़ डाली, उसे रस्सियों में बांध दिया गया। इस पर मोती ने उसका साथ दिया। पहले तो उसने बाड़े की दीवार तोड़ करके हीरा का अधूरा काम पूरा किया, फिर उसका साथ देने के लिए उसी के साथ बंध गया। तो ये इनकी दोस्ती की मिसाल है। छठवां प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। ये जो है प्रेमचंद्र जी के विचारों को स्पष्ट कीजिए। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद्र जी नारी जाति का अत्यधिक सम्मान करते थे। नारी विभिन्न रिश्ते बना करके समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती है। वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। विपरीत परिस्थितियों में यदि नारी में क्रोध जैसे भाव आ भी जाते हैं तो इसके लिए उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती है और न उसके सम्मान में कमी आ जाती है। लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है। उसने यह भी कहना चाहा कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना चाहिए। इस प्रश्न का यही अर्थ है। किसान किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्यों के आपसी संबंधों को कहानी में किस प्रकार व्यक्त किया गया है? किसान जीवन और समाज में पशु और मनुष्य के संबंधों को किस प्रकार व्यक्त किया गया है? इसका उत्तर है, किसान जीवन में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत गहरे और आत्मीय रहे हैं। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते हैं। अधिकतर आप गांव में देखोगे तो सभी के घर में पशु होते हैं, गाय, भैंस, बैल सब। तो जो किसान होते हैं उनको अपने बच्चों की तरह प्रेम करते हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था, तभी तो उसने उनके सुंदर सुंदर नाम रखे, हीरा, मोती। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। जब हीरा मोती उसके ससुराल में लौटकर वापस उसके थाने पर आ खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया था। गांव भर के बच्चों ने भी बैलों की स्वामी भक्ति देख करके उनका अभिनंदन किया। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं और उन्हें बहुत प्रेम करते हैं। अब प्रश्न 8 है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से पता चलता है कि वह परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है। परोपकार की ऐसी भावना वह मन
में भी नहीं रखता, बल्कि इसे व्यवहारिक रूप में दर्शाया भी है। वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर 9-10 प्राणियों को भगाता है। जब वो बाड़े की दीवार को तोड़ता है तो जानवर भाग जाते हैं ताकि उनकी जान बच जाए। मोती सच्चा मित्र भी है। वो कांजी होश में हीरा को अकेला छोड़कर नहीं जाता है। वो आशावादी भी है। उसे विश्वास है कि ईश्वर उनकी जान अवश्य बचाएंगे, और वो अपने दोस्त को छोड़ के नहीं जाता है, लेकिन अन्य जानवरों को भगा देता है। प्रश्न 9 है, आशय स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसने जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। तो क जो है इसका आशय है कि हीरा और मोती कोई वचन कहे एक दूसरे की हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वो एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती है। इस प्रश्न में यही कहा गया कि अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मनुष्य भी इस चीज को नहीं समझ पाता है। तो इसका मतलब हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। जानवर होते हुए प्रायः वह एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी यह शक्ति नहीं होती है। दूसरा है, उस एक रोटी में उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, परंतु वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर के उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उसे खा करके उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो गए। प्रश्न 10 है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि इसका उत्तर क्या होगा? वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। ये इसके प्रश्न उत्तर हैं। पाठ काफी बड़ा है, लेकिन मैं आपको प्रश्न 10 तक ही करा रही हूँ। आप लोग इसे ध्यान पूर्वक पढ़ें। और नमस्कार। अब नया पाठ अगली बार।